आपके सामने इस बंदी का पेपर है और आप देख सकते हैं कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, टोटल 64 मार्क्स, बराबर है। एग्जेम्पशन आया है इस बंदी को, बराबर है। और अगर मैं बाजू में इसके आंसर्स पे, एक एक आंसर पे अगर मैं मार्क्स देखूं तो 4 मार्क मिले हैं, 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, 4 मिले हैं, दूसरे वाले में 3 मिले हैं, तीसरे वाले में एक जगह पे 0 भी मिला है, बराबर है। फिर उसके बाद में चौथे वाले में पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा और चौथा सॉल्व ही नहीं किया मैडम ने। फिर उसके बाद पांचवा वाला जो है उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, या शायद होगा नहीं, और छठे वाला जो है किए सॉल्व। लेकिन सोचने की बात यह है कि कहीं पे भी इस इंसान को एक ही जगह पे 0 मार्क्स मिले हैं और कहीं पे भी शायद आउट ऑफ द मार्क्स जो है वो नहीं मिले, बराबर है। बकायदा मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, ये चीज मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गया कि यहां लेंथ मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करती है, बराबर है। और वही 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इस आंसर शीट के अंदर इन्होंने यूज किया, जिसकी वजह से आज ये 64 मार्क्स लेके बैठे हुए हैं। गॉट इट? चलिए तो ध्यान से बेटा, क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, मैं एक और बता दूं आपको कि जो ग्रेस मार्क्स वगैरह सब चीजें होते हैं वो इस पेपर में इनको नहीं मिले, यानी कि पूरे के पूरे 64 मार्क्स जो है वो इनके खुद के कमाए हुए मार्क्स हैं अपनी मेहनत पे। गॉट इट? सो वंस अगेन प्राउड ऑफ हर, राइट। चलिए सर, ये देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए आंसर, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने जो चीजें लिखी है, पहला पेज पूरा भरा और ये दूसरा वाला जो पेज है यहां तक लिखा, कुल मिला के 8 पॉइंट इन्होंने लिखे, ठीक है। क्वेश्चन किस चीज के बारे में था? बोले सेल और परचेज का एक अगर एग्रीमेंट बनता है, अगर डीड बनता है, तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज जो कि बीइंग एन एग्जामिनर कोई भी देखता है और मैं भी देखूंगा, क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वर्टेड कॉमास में डाले, सेल और परचेज को इन्वर्टेड कॉमास में डालना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, बट प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को अंडरलाइन किया, सेल और परचेज को भी अंडरलाइन किया। सर, यहां इस इंसान ने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना थोड़ा देखा कि सर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लाइन को पढ़ो, आपको बुरा लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, बोले मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ कि कौन से पॉइंट को देखना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद पहला पॉइंट स्टार्टिंग में कंप्लीट एंड फुल डिस्क्रिप्शन, उसको उससे क्या किया? अंडरलाइन कर दिया। क्यों ऐसा? एग्जामिनर एक एक वर्ड वहां पे देखने वाला नहीं होगा, देखना पड़ सकता है अगर चीजें, सही चीजें अगर अंडरलाइन नहीं करी हुई रही तो, बराबर है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पॉइंट डाले। सर, ये क्वेश्चन के अंदर 1.5 पेज लिखना पॉसिबल था तो 1.5 पेज लिखा। 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 में से 4 मार्क्स मिल गए। कहीं कोई कचरा नहीं है, क्लीन है सब कुछ, बराबर है। कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि एक्स्ट्रा का मार्जिन खींचा गया हो और उधर का पेज छोड़ दिया गया हो। जितनी जगह यूज हो रही है उतनी जगह को ईमानदारी से यूज किया गया। नीट एंड क्लीन पेपर है, कहीं पे कोई काटा पेटी नहीं है पहले क्वेश्चन के अंदर। गॉट इट? ये चाहिए आईसीएसआई को, ये चाहता है आपका आईसीएसआई। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इज अबाउट प्रॉमिसरी नोट। किसके बारे में क्वेश्चन? प्रॉमिसरी नोट के बारे में है। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स, ठीक है। तो 2 ही लाइन के अंदर, सिर्फ 2 लाइन के अंदर प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है वो बता दिया। हम गलती क्या करते हैं, हम पूरा भर के लिखते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट, एंड जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में कुछ लिख के ही नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो वो एक गड़बड़ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में प्रॉमिसरी नोट के बारे में बता दिया और फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे एसेंशियल्स जो है वो भी बता दिए। कुल मिला के 5 में से कितने मार्क्स मिल गए? 3 मार्क्स मिल गए। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 1C भी अगर आप देखोगे तो ये देखो बेटा, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ लीगल ओपिनियन की बात कर रहे हैं, जिसमें और अच्छा कंटेंट आ सकता था। इन्होंने लिखा लेकिन पूरा अच्छे से नहीं लिखा, कहीं कोई एक आधा पॉइंट जो है वो प्रॉपर नहीं लिखा, कहीं पे बीच में एक आधा लाइन जो है वो ऐसे ही डाल दिया।
ठीक है, और जितने पॉइंट्स लिखने चाहिए थे उतने पॉइंट्स उन्होंने नहीं लिखे, उस हिसाब से यहाँ पे इनको 2 ही मार्क्स मिले, बट स्टिल अच्छी क्वालिटी का लिखा हुआ है तो 2 मार्क्स भी मिल गए 5 में से, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो अगला क्वेश्चन 1D, रिटर्न स्टेटमेंट की बात यहाँ पे करी जा रही है। रिटर्न स्टेटमेंट जो कि एक डिफेंडेंट देता है और रिस्पोंडेंट देता है, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने 9 पॉइंट जो है वो लिखे अगले पेज तक, ठीक है। कहीं पे काटा पेटी करी क्या? नहीं, कहीं पे भी कोई ये देखिए, ये रही काटा पेटी। एड्रेस्ड, उन्होंने पहले एड्रेस लिखा, लेकिन एक सेकेंड, काटा पेटी के तौर पर उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक लाइन मारी, बराबर है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा गुस्सा बोले उसी के ऊपर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे एड्रेस लिखा, इसको कट कर दिया और ऊपर लिखा गिवन शुड बी गिवन इन रिस्पॉन्स टू प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, बराबर है। सेंटेंस फ्रेमिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां इज आना चाहिए वहां पे इज है, जहां पे आर आना चाहिए वहां पे आर है, जहां पे वॉज आना चाहिए वहां पे वॉज है, जहां पे वर आना चाहिए वहां पे वर है, समझ में आ रहा है। कहीं एक आधा हो सकता है कि आपको एन यूज करना था, उसकी जगह ए यूज कर लिया, ये इतना कंसिडर किया जा सकता है। ध्यान से सुनो बेटा, अगर 100% देखा जा रहा है तो उसमें 2-4% की गलतियां ओके, नो इश्यू, लेकिन 100% में से आप कहोगे सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं 90% ग्रामर मिस्टेक करके आऊंगा लेकिन लॉ मेरा अच्छा रहेगा, नहीं चलेगा बेटा। एग्जामिनर के दिमाग पे इंप्रेशन आपका गलत पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया? डन। तो इसमें इन्होंने ये चीज करी, और साथ में आप देख रहे होंगे कि जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं वहां वहां इन्होंने क्या किया बेटा, अंडरलाइन किया है, बराबर है। जहां जहां भी उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं उस हर जगह पे इन्होंने क्या किया हुआ है, हर जगह पे इन्होंने चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर देखो लास्ट में, ये तो मतलब एकदम आतंक ही कर डाला, 8वां वाला पॉइंट और 9वां वाला पॉइंट पढ़ते हैं। एनी इंफॉर्मेशन इफ रिसीव्ड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स एंड बिलीव टू बी द ट्रू शुड बी सेपरेटली रिटन अंडर द टाइटल आई बिलीव दैट। अरे रे 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 रे, समझ में आ रहा है बेटा? मतलब इन्होंने यहां तक बता दिया कि अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आती है जो कि मेरे खुद के पहचान की नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमास में और अंडरलाइन करके बताए कि किसके, मतलब कहां से उसको कंटिन्यू करके, कैसे कंटिन्यू करके उसको लिखना है, बराबर है। तो एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा इंप्रेशन 100% पड़ेगा, समझ में आया? तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का हुआ, 5 के 20, ठीक है, उसमें इनको 13 मार्क्स इन टोटल मिल गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस चीज के बारे में, रिसाइटल के बारे में। जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें रिसाइटल आपका आता है, जो कि 2 टाइप का होता है, नैरेटिव वाला, इंट्रोडक्टरी वाला। उसके बारे में बताया, एक ही पेज में जितना कंटेंट था उतना बता दिया, कोई जरूरत नहीं है कि आप 2-2 पेजेस भरो, ठीक है। तो उनको उसी के बेसिस पे सफिशिएंट मार्क्स जो है वो मिल गए। बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 के 5 मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। हालांकि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा और अगर इतना लिखा गया होता तो शायद 3 मिल जाते, बराबर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ मिलना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल उसके बावजूद आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। 5 में से 3 मार्क्स मिलना इज अच्छे मार्क्स जब आप सीएस की बात करते हो, ठीक है, डन। फिर क्वेश्चन नंबर 2B जो है, उन्होंने ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीज वहां वहां उसने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, और जहां कुछ स्पेशल आना चाहिए अंडरलाइन भी किया, बॉक्स भी बनाया, और प्रॉपर जो वर्ड लिखने थे वो भी लिखे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मोहतरमा को यहां पे भी कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए, और क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बस ऐसे ही आगे आप देखते जाइए। इस पेपर में अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूरा लाइन से लिखा है, मतलब 2A 2B 2C 2D, ठीक है। क्वेश्चन 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, ऐसा किया है। लेकिन ऐसा ही आपको करना है ये जरूरी नहीं है, अलग भी कर सकते हैं। इन्हीं मैडम का अपन दूसरा पेपर भी देखेंगे जिसमें इनको टोटल में 61 मार्क्स मिले, मतलब एग्जाम्शन है, ठीक है। उसमें उन्होंने पहले कोई और क्वेश्चन लिखा, फिर कोई और क्वेश्चन लिखा, उसके बावजूद उनको मार्क्स यहाँ पे मिल गए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे दूसरे वाले क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले। फिर इन्होंने
यहां ब्लैंक छोड़ दिया, क्यों छोड़ा पता नहीं, बट स्टिल ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A जो है उसमें क्वेश्चन था अबाउट द कंपोनेंट ऑफ डीड, मतलब आपकी डीड जो होती है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट आने चाहिए। ठीक है, जाके देखते हैं कि आखिर ये पेपर कितने मार्क्स के लिए था। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, नहीं ये वाला क्वेश्चन नंबर 3A का 1, क्वेश्चन नंबर 3A का 1। ठीक है, ये कितने मार्क्स का था सर? ये था आपका 4 मार्क का। ठीक है, ये 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए उन्होंने कितना लिखा? उन्होंने खाली हेडिंग लिखी है। इसी चीज को मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और इलॉबरेट कर देते ना, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल ऑफ द डीड, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते, और ऐसा करके अगर ये पूरा पेज भर देते तो शायद इनको 4 मार्क्स भी आ जाते मेरे हिसाब से। बट स्टिल आप यहाँ पे देखो बेटा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखी है और इनको 3 मार्क्स मिल गए। दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव एटीट्यूड। एग्जामिनर ने यहां तक इन मोहतरमा का जो पेपर चेक किया होगा, दिल गदगद हो गया होगा, बराबर है, जिसकी वजह से यहां आते आते उनका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा बन गया, और जब इंप्रेशन अच्छा बन गया तो आपको एडिशनल मार्क्स भी वहां पे मिल जाते हैं। समझ में आया? चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A का 2 जो है इसमें 0 दिया गया सीधा। क्वेश्चन किसके बारे में था? स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 136 के हिसाब से आपको सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल करना पड़ता है। इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर पढ़ते तो और बेहतर मार्क इनको आ सकते थे। ठीक है, इन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, ये इनके इस छोटे से आंसर से ही समझ में आता है, मतलब अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप SLP की बात करते हैं तो बहुत ही क्वालिटी आंसर पूरा पेज भर के यहाँ पे लिखा जा सकता है, एग्जामिनर ने अंदर भी नहीं गया होगा और सीधा यहाँ पे कट कर दिया होगा कि नहीं आंसर इज नॉट राइट, और यहाँ पे क्या दे दिया? 0 दे दिया। ठीक है, बट स्टिल एग्जामिनर के दिमाग में इनके बारे में गलत थॉट नहीं आए, और अगर आए भी होंगे तो उन्होंने उसको वापस अगले क्वेश्चन में बोले पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल हो सकती है, इररिवोकेबल हो सकती है, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, पूरा बताया। तो वापस इनको कितने मार्क्स मिल गए बेटा? 3 मार्क्स पूरे के पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3A का चौथा वाला लिखा उन्होंने पूरा, यहां पे भी उनको कितने मिले? 3 मार्क मिल गए। फिर उसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा नहीं जमा, इन्होंने खुद ने ही कट कर दिया, एग्जामिनर ने भी कट कर दिया। वही क्वेश्चन इन्होंने वापस से यहां पे लिखा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, यहां पे हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, बराबर है। अगर इस एग्रीमेंट की मैं बात करूं, इन्होंने बकायदा बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है उसको ड्राफ्ट किया है। 2 पेजेस के अंदर इन्होंने इस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो बेहतर तरीके से आना चाहिए, फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, फिर उसके बाद में एंड लिखा, फिर दूसरी पार्टी के बारे में लिखा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में यहां से उनका टेस्टेटम चालू हो गया। ध्यान ये देंगे बेटा यहाँ पे कि यहां इन्होंने रिसाइटल लिखा, बाद में लिखा, हाँ ठीक है, रिसाइटल भी लिखा, उसका पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 लिख दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और इनको मार्क्स कितने मिल गए बेटा? पूरे 6 मार्क। 8 मार्क के क्वेश्चन में से 6 मार्क्स इनको मिल गए, बराबर है। इसमें एग्जामिनर ने लास्ट का पूरा पार्ट देखा होगा कि कहां पे क्या किया गया। हमेशा कहता हूं कि अपना साइन करके मत आना, SD लिखना, इन्होंने वैसा ही किया। किसका साइंड है वो भी लिखा, फॉर्म स्टैंप और द कॉमन सील। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, एग्जामिनर पक्का वहीं पे घायल हो गया होगा कि यहाँ इन्होंने कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो कंपनी का कॉमन सील जो है वो ठप्पा भी यहाँ लगवाया होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितना प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग जो है इन्होंने किया है, कोई काटा पीटी नहीं करी हुई है, कोई काटा पीटी नहीं। अगर इनको पहले लगा कि ड्राफ्टिंग गलत हो गया तो उन्होंने पूरा ही कट कर दिया, और फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने इस चीज को लिखा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेजेस में लिखा, और अगर आप पॉइंट्स की बात करेंगे सिर्फ 8 ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, बराबर है। और ये 8 पॉइंट्स के बेसिस पे इनको 8 में से 6 मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिल गए, और क्या चाहिए? अंडरस्टूड? फिर उसके अलावा अगला क्वेश्चन नंबर 4B, ये भी कोई ड्राफ्टिंग का ही है। बेल ड्राफ्ट करनी थी, क्या ड्राफ्ट करनी थी? बेल ड्राफ्ट करनी थी।
तो इन्होंने ये ड्राफ्ट किया, कितने मार्क का क्वेश्चन था देख लेते हैं उसको एक बार। ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा और लिख सकते थे, इस वजह से यहां पे इनको कितने मार्क्स मिले, सिर्फ 4 ही मार्क्स मिले, राइट। लेकिन कहीं पे भी कोई काटा पेटी नहीं, जितना समझ में आया उतना अच्छे से लिख दिया। 8 दूनी 16, 16 में से इन्होंने 10 मार्क्स अपने पक्के कर लिए एक क्वेश्चन के अंदर, राइट। चलिए, फिर उसके बाद चौथे के बाद में 5वां क्वेश्चन जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, 4, 6 और 6 मार्क के। इसमें लिखते हैं क्या किया इन्होंने। 5वें का ए, जो कि सेट के बारे में है, सेट के प्रेजेंटेशन के बारे में है, बाकायदा सेक्शन इन्होंने लिखा है, एक्ट के बारे में इन्होंने बताया है, जहां इंपॉर्टेंट था उसको अंडरलाइन इन्होंने किया है। अगले में भी सेक्शन इन्होंने बताया है, कितने दिन में क्या करना होता है वो भी बताया है। सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सो अकॉर्डिंग, अरे बाप रे बाप, 4 मार्क्स इनको मिले हैं। कितने मार्क्स मिले बेटा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स मिले मोहतरमा को, पूरे 4 के 4 मार्क्स मिले मोहतरमा को। बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको। अगर एग्जामिनर के दिमाग में ये आ चुका है दैट यू आर रेडी टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स में कंजूसी नहीं करी जाएगी। आपके सामने है बेटा, आपके सामने सर्टिफाइड कॉपी है स्टूडेंट का, तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, जमा नहीं जमा पता नहीं, इन्होंने यहां पे लिखा 5B, एग्रीमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये एग्रीमेंट इन्होंने बनाया और 6 में से 4 मार्क्स इनको यहां पे भी मिल गए, ठीक है। फिर 5C, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन था। जो भी चीजें थी उन्होंने लिखी यहाँ पे। और ध्यान दो बेटा, 5C जो है ये 6 मार्क का था, विल डिफाइन करना था और एसेंशियल फीचर बताने थे। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू गेट इट स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड, इसके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी, जो कि सिर्फ एक ही पेज में दी। बेटा यहाँ देखेंगे, यहाँ इन्होंने एक ये पेज भरा और दूसरा ये पूरा पेज भरा, 2 पेज में 4 मार्क्स मिले। और यहाँ पे एक ही पेज इन्होंने भरा, एक ही पेज में 4 मार्क्स मिले। अगेन रिमाइंड करवा रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं इस बात का कि लेंदी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिलेवेंट है वो आना चाहिए। अगर वो 1 पेज में आ रहा है तो सही, अगर वो 2 पेज में आ रहा है तो सही। अगर आप कोई ड्राफ्टिंग करने की बात करते हैं तो 2 पेज लग सकते हैं। समझ में आया बेटा, तो ये पूरा किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6A जो है उसको भी यहां ड्राफ्ट किया। अरे बापा रे बापा, क्वेश्चन नंबर 6A 8 मार्क का क्वेश्चन, इसको मैडम ने ड्राफ्ट किया एक ही पेज के अंदर। पूरा नहीं समझ में आया होगा कि बीच में क्या लिखूं, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो आप अच्छे से लिख के आओ और आखिरी का जो पार्ट है वो अच्छे से लिख के आओ। तो देख रहे होंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का कम से कम 2 पेज लिखा जाना चाहिए था, इन्होंने एक ही पेज लिखा, उसके बावजूद उनको कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद में अगले वाले में भी 6B में भी कुछ लिखना था, ड्राफ्ट करना था, एक ही पेज पे ड्राफ्ट किया, कितने मिल गए, अगेन 4 मिल गए, राइट। तो ऐसे करते करते दैट्स इट, खत्म। इस हिसाब से अगर आप इनके आंसर्स का अगर मार्क्स देखोगे, पूरे 64 मार्क्स इन्होंने खुद ने कमाए। बहुत बड़ी बात है।